Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 12th June 2026. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about 11th Governing Council meeting of Niti Aayog, important from our syllabus GS paper 2 Indian polity point of view. नीति आयोग से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स देख लेते हैं. So, Niti Aayog was brought into existence on 1st January 2015 by replacing the existing Planning Commission. Planning Commission और नीति आयोग के कामकाज करने के तरीके में थोड़ा अंतर है. Planning Commission also used to be a kind of advisory body for the government और नीति आयोग also plays the similar role. तो कहा जाता है कि नीति आयोग is a think tank या advisory body for the government. But Planning Commission उसका थोड़ा सा टॉप डाउन अप्रोच था, मतलब पहले फैसले लिए जाते थे और फिर उसको स्टेट्स पे इम्प्लीमेंट किया जाता था, इम्पोज किया जाता था. नीति आयोग वर्क्स इन अ डिफरेंट मैनर. नीति आयोग वर्क्स ऑन बॉटम अप अप्रोच, मीन्स इट ट्राइज टू गिव मोर ऑटोनॉमी, फिजिकल एंड पॉलिटिकल ऑटोनॉमी टू द स्टेट्स एज फार एज द डिसीजन मेकिंग इज कंसर्न. तो ये सब जो स्ट्रक्चरल अंतर है वो तो हमने पॉलिटी की क्लास में या पहले भी करंट अफेयर्स के रिवीजन में देखा ही है. टुडे वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द फैक्चुअल थिंग्स रिगार्डिंग नीति आयोग. देखिए, नीति आयोग की अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो नीति आयोग इज चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ. उसके अलावा नीति आयोग में एक वाइस चेयरपर्सन होते हैं हु इज अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर. उसके अलावा नीति आयोग के अंदर जो अलग अलग बॉडीज होती हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण बॉडी होती है गवर्निंग काउंसिल, जिससे रिलेटेड ये करंट न्यूज है. गवर्निंग काउंसिल के अंदर भारत के जितने भी स्टेट्स हैं, 28 स्टेट, उनके चीफ मिनिस्टर्स एज वेल एज जो यूनियन टेरिटरीज होते हैं उनके लेफ्टिनेंट गवर्नर्स वो एक साथ मिलते हैं और जो भी इम्पॉर्टेंट इश्यूज हैं उस पर चर्चा होती है. तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि गवर्निंग काउंसिल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म ऑफ नीति आयोग, जहाँ पे द आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इज प्रमोटेड. सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के बीच में कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन को प्रमोट करने की कोशिश की जाती है. उसके अलावा टाइम टू टाइम रीजनल काउंसिल मीटिंग भी बुलाई जा सकती है. रीजनल काउंसिल में सारे चीफ मिनिस्टर और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स को नहीं बुलाया जाता है. एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर अगर मान लीजिए कि ईस्ट इंडिया में या फिर नॉर्थ इंडिया में कुछ कंसर्न है तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर और वहाँ के यूनियन टेरिटरीज के लेफ्टिनेंट गवर्नर को बुलाया जाता है और रीजनल काउंसिल की मीटिंग की जाती है. तो रीजनल काउंसिल नाम से ही जैसा आपको समझ आ रहा है, इट्स अ रीजन बेस्ड प्लेटफॉर्म जहाँ पे कुछ एक पर्टिकुलर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के बीच में कोऑर्डिनेशन की जरूरत हो तो उस केस में रीजनल काउंसिल की मीटिंग बुलाई जाती है. अगर हम नीति आयोग के अंदर मेंबर्स की बात करें तो अपार्ट फ्रॉम चेयरपर्सन एंड वाइस चेयरपर्सन देयर इज अ सीईओ अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर अगेन फॉर अ फिक्स्ड 10 ईयर and the CEO should be of the rank of secretary in government of India. उसके अलावा there are many special invitees also from different fields, experts from different areas. उनको बुलाया जाता है to participate in नीति आयोग मीटिंग. नीति आयोग एक बॉडी है that has been created with executive order. तो ना ही ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना ही ये स्टैट्यूटरी बॉडी है. ये सब कुछ फैक्ट्स हो गए विथ रिस्पेक्ट टू नीति आयोग, ये हमने पहले भी देखा हुआ है. नाउ लेट अस कम टू द करंट न्यूज. नीति आयोग की 11th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग बुलाई गई एट राष्ट्रपति भवन कल्चरल सेंटर. तो जनरली ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन जनरली एक साल में एक बार ये गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग होती है. तो साल 2026 में 11th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ नीति आयोग हैज बीन कॉल्ड और इस साल का थीम है इंक्लूसिव ह्यूमन डेवलपमेंट फॉर विकसित भारत. और यहाँ पे तमाम स्टेट के चीफ मिनिस्टर और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स को एड्रेस करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एम्फेसाइज किया ऑन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. इस बार गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग में एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि दिस वाज फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल 28 स्टेट्स पार्टिसिपेटेड. अदरवाइज इसके पहले तक कुछ कुछ स्टेट्स जैसे वेस्ट बंगाल या और तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर्स पार्टिसिपेट नहीं करते थे. तो इस बार सारे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स ने पार्टिसिपेट किया है इन दिस 11th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ नीति आयोग. इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर. आज का दिन 12 जून पूरे दुनिया भर में वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर की तरह ऑब्जर्व किया जाता है ताकि
चाइल्ड लेबर को हम लोग एलिमिनेट कर पाए दुनिया भर से। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू। जैसा कि मैंने आपको बताया 12 जून को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर ऑब्जर्व किया जाता है। एम इज टू इंस्पायर अ मूवमेंट अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। इस साल के प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है थीम ऑफ वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। साल 2026 का थीम है रेड कार्ड टू चाइल्ड लेबर, फेयर प्ले फॉर चिल्ड्रन, डिसेंट वर्क फॉर एडल्ट्स। तो ये याद रखना बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होगा, क्योंकि ये जो थीम है इस साल का, इट इज़ इंस्पायर्ड फ्रॉम फीफा वर्ल्ड कप। तो फीफा वर्ल्ड कप शुरू हुआ है और उसी से इंस्पायर्ड होकर के थीम भी है रेड कार्ड टू चाइल्ड लेबर। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, जो यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज एजेंसी है, इसने साल 2002 से फैसला किया कि वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर ऑब्जर्व किया जाएगा पूरे दुनिया भर में, ताकि चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट अवेयरनेस क्रिएट की जा सके। डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर अगर हम देखें, क्योंकि अगर मान लीजिए चाइल्ड लेबर पे कोई प्रश्न आता है, तो you need to start with definition of child labor. The child labor can be defined as all sorts of work that deprives children of their childhood and limits their potential and compromises their dignity. कभी भी कोई भी डेफिनेशन अगर आप याद कर रहे हो तो एज इट इज उसको मगअप मत कीजिए, उसके कीवर्ड्स को पिक कीजिए। तो बेसिक आइडिया ये है कि वो सारे वर्क एक्टिविटीज जो एक बच्चे से उसका बचपन छीन ले, उसके ग्रोथ पोटेंशियल को हिंडर करे, वो सारी एक्टिविटीज चाइल्ड लेबर के अंदर काउंट की जानी चाहिए। अब भारत के अंदर जो कानून है, प्रिंसिपल लॉ टू डील विद द मेनेस ऑफ चाइल्ड लेबर, वो है चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1986। इसके अंतर्गत 14 साल से कम उम्र के बच्चों के वर्क के ऊपर कंप्लीट बैन लगाया गया है। दे कैन नॉट बी एम्प्लॉयड इन एनी सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज। 14 से 18 साल की उम्र के जो बच्चे हैं, एडोलेसेंट्स, उनको एम्प्लॉय किया जा सकता है, बट दे आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम बीइंग एम्प्लॉयड इन हजार्डस एक्टिविटीज। तो 65 इंडस्ट्रीज को रिकॉग्नाइज किया गया है अंडर दिस एक्ट एज हजार्डस, और वहां पे 14 से 18 साल की उम्र के बच्चे काम नहीं कर सकते। तो लेस देन 14 नो एम्प्लॉयमेंट एट ऑल, मोर देन 14 में एम्प्लॉयमेंट हो सकता है बट प्रोहिबिटेड इन हजार्डस इंडस्ट्रीज। बट लेस देन 14 के लिए भी एक कंडीशन है, मतलब इन जनरल तो उनका एम्प्लॉयमेंट नहीं हो सकता, बट लेस देन 14 ईयर्स के जो बच्चे हैं, दे आर अलाउड टू वर्क इन फैमिली ओन्ड एंटरप्राइजेज। जैसे घर का कोई एक दुकान है, वहां पे वो थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं। दे आर अलाउड टू वर्क इन ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, बट दीज आर अलाउड ओनली आफ्टर स्कूल आवर्स। अब ये जो प्रोविजन है ना कि फैमिली ओन्ड एंटरप्राइजेज में काम कर सकते हैं बच्चे, ये तो लाया गया है विद द इंटेंशन कि बच्चों को बचपन से ही वोकेशनल एजुकेशन भी मिल पाए। मान लीजिए कि घर का अपना खुद का कुछ बिजनेस है विथ रिस्पेक्ट टू से क्राफ्टरी का अपना कोई बिजनेस है, हैंडीक्राफ्ट बनाता है फैमिली और वो बेचते हैं ट्रेडिशनल तरीके से। तो बच्चे स्कूल आवर्स के बाद वो थोड़ा बहुत वो क्राफ्टरी भी सीखें, ताकि बाद में उस बिजनेस को संभाल पाएं। इस मोटिव से इस प्रोविजन को अलाउ किया गया है कि फैमिली ओन्ड बिजनेस में बच्चे काम कर सकते हैं। इसका खूब मिसयूज किया जाता है। कहीं पे भी छोटे मोटे दुकानों पे आप देखेंगे, छोटे बच्चा अगर काम कर रहा है और आप उससे पूछेंगे कि आप कहाँ काम कर रहे हैं, तो वो बताएगा कि ये दुकान मेरे चाचा जी की है, मेरे मामा जी की है। और उसको रटा दिया जाता है कि कोई पूछे तो यही जवाब देना है, जिससे वो साबित किया जा सके कि द चाइल्ड इज वर्किंग इन फैमिली ओन्ड एंटरप्राइजेस। चाय की दुकान पे काम कर रहा है, कहीं भी काम कर रहा है, और वो रटा दिया जाता है कि उसके चाचा जी की, मामा जी की दुकान है। तो इस प्रोविजन का थोड़ा मिसयूज होता है। उसके अलावा जैसे इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, फिल्मों में जो बच्चे काम करते हैं, वो सब अलाउड हैं, दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज चाइल्ड लेबर। क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी को लेकर के भी एक इंसान ने केस कर दिया था किसी हाई कोर्ट में कि ये चाइल्ड लेबर का मामला है, बट वो केस रिजेक्ट हो गया था, मतलब वो पिटीशन रिजेक्ट हो गया था। Now, let us have some analysis with respect to this Child Labor Prohibition and Regulation Act of 1986. एक तो मैंने गैप आपको ऑलरेडी बता दिया कि there is a scope of misuse regarding this provision that allows children to work in family owned enterprises. उसका often misuse किया जाता है। उसके अलावा एक दूसरा जो क्रिटिसिज्म है भारत का ये जो कानून है चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट का, कि यहाँ पे बच्चों के बीच में दो सेग्रीगेशन किया गया है।
मतलब दो कैटेगरी बनाई गई है, 14 साल से कम उम्र के बच्चे और 14 से 18 साल की उम्र के बच्चे, जबकि जनरली यूरोपियन कंट्रीज में देखा जाता है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को सबको एक कैटेगरी में रखा जाता है। तो माना जा रहा है कि यहाँ पे एक आर्टिफिशियल सेग्रीगेशन किया गया है और ये 14 से 18 साल की उम्र के बच्चों को एम्प्लॉयमेंट अलाउ किया गया है। दैट शुड नॉट बी देयर। इंटायर 0 टू 18 ईयर्स के जो लोग हैं, बच्चे हैं, उन सब के लिए चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट किया जाना चाहिए। ऐसा एक दूसरा क्रिटिसिज्म है कि द सेग्रीगेशन एट द एज ऑफ 14 इज आर्बिट्ररी। उसके अलावा अगर चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट करना है तो सिर्फ कानून बनाने से काम नहीं होगा, आपको साथ ही साथ रिहैबिलिटेशन के एवेन्यूज भी क्रिएट करने होंगे कि अगर बच्चों को हम रेस्क्यू करते हैं चाइल्ड लेबर से तो उनको प्रॉपर फिर हम लोग स्कूल में दाखिला करा पाएँ, उनको हॉस्टल दे पाएँ, जहाँ पे फिर उनको नर्चर किया जा सके। तो प्रॉपर रिहैबिलिटेशन फैसिलिटीज़ नहीं है। एंड चाइल्ड लेबर इज़ एक्चुअली सोशल रियलिटी इन इंडिया। पॉवर्टी इतनी ज़्यादा है अभी भी, और गरीब परिवार में माँ-बाप बूढ़े हैं और इस कारण से कई सारे परिवारों में बच्चों को काम करना पड़ता है। तो कहीं न कहीं ओवरऑल इकोनॉमिक वेलबींग इंश्योर कराना होगा गवर्नमेंट को ऑफ द पुअर फैमिलीज। सिर्फ चाइल्ड लेबर के ऊपर बैन लगाने से चाइल्ड लेबर का प्रॉब्लम खत्म नहीं होगा। कोई भी बच्चा या कोई भी माँ बाप अपने बच्चों से शौक से काम नहीं करवाते, मजबूरी में काम करवाते हैं। तो चाइल्ड लेबर शुड नॉट बी सीन जस्ट एज वन पर्टिकुलर evil of the society. It is part of a larger problem, and the larger problem of course is poverty. So there has to be more welfare initiatives for the poor families, खासकर जो पुअर फैमिलीज हैं उनके लिए, जो एडल्ट्स हैं उनके लिए स्किल डेवलपमेंट, वोकेशनल एजुकेशन, ताकि एडल्ट्स को एब्जॉर्ब किया जा सके इन द इकोनॉमी। तो दैट इज द रीजन वाई, बिकॉज ऑफ दीज गैप्स एंड because of missing larger picture, द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट हैज प्रूव टू बी इनइफेक्टिव सो फार। अभी भी देश के अंदर कम से कम 1 करोड़ से भी ज़्यादा बच्चे चाइल्ड लेबर एक्टिविटीज़ में इंगेज्ड हैं, उसका शिकार बनते हैं। चाइल्ड लेबर से रिलेटेड हमने तो एक कानून देख लिया, वो सीधा सीधा इसको प्रोहिबिट करता है चाइल्ड लेबर एक्टिविटीज़ को। और भी क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं जो चाइल्ड लेबर को कम करने की तरफ काम कर रहे हैं? व्हाट आर अदर इनिशिएटिव्स? तो जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट, ये कानून लाया गया था 2015 में। इट फोकसेस ऑन रिहैबिलिटेशन ऑफ चिल्ड्रन हु आर इन नीड ऑफ प्रोटेक्शन बाय लॉ। तो जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट बेसिकली 2 तरह के बच्चों की बात करता है। दो, चिल्ड्रन हु आर इन कन्फ्लिक्ट विथ लॉ, उनके लिए अलग प्रोविजन है। उसमें 16 से 18 साल की उम्र के जो बच्चे हैं उनको एडल्ट की तरह ट्रीट किया जा सकता है इफ दे हैव कमिटेड सम हीनस क्राइम एंड इफ इट इज अप्रूव्ड बाय जुवेनाइल बोर्ड। तो वो तो एक अलग मामला है, लेकिन जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट में एक और प्रोविजन है जहां पे दो चिल्ड्रन हु आर इन नीड ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, उनके लिए स्पेशल प्रोविजन एंड रिहैबिलिटेशन की बात की गई है। उसके अलावा नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट स्कीम 2007 में लाया गया, विच एम्स एट रेस्क्यूइंग चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर। आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन as well as Article 51AK of the Constitution, both aims at reducing या eradicating child labor. Article 21 talks about free and compulsory education, और इसी को implement करने के लिए राइट टू एजुकेशन एक्ट लाया गया 2009 में। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14 ईयर्स कि बच्चे स्कूल जाएंगे तो फिर चाइल्ड लेबर में उनको इंगेज नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 51AK इज पार्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी विच एक्सपेक्ट्स फ्रॉम एवरी गार्जियन टू सेंड देयर वार्ड बिटवीन 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज टू स्कूल। उसके अलावा मिड डे मील स्कीम, जिसको अब रिस्ट्रक्चर करके कर दिया गया है पीएम पोषण स्कीम, जिसके अंतर्गत बच्चों को हॉट कुक्ड मील प्रोवाइड किया जाता है स्कूल आवर्स में। तो वो भी एक तरीका है बच्चों को चाइल्ड लेबर से निकालने का और स्कूल में बुलाने का। एक पोर्टल है जिसका नाम है पेंसिल पोर्टल, प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर। ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने स्टार्ट किया है। इस पोर्टल की मदद से अगर हम और आप कहीं पे भी देखते हैं कहीं चाइल्ड लेबर एम्प्लॉय होते हुए, तो हम रिपोर्ट कर सकते हैं। So this is how we citizens can also participate in eradication of child labor. This pencil portal acts as a kind of interface between citizens and the government as far as reporting of child labor is concerned. इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कई सारे कन्वेंशंस हैं, यानी कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स फाइनलाइज हुए। इसमें से कन्वेंशन नंबर 138 एंड 182 both aims at eradication of child labor, and India has signed both these conventions.
138 एंड 182। एचडीजी की अगर हम बात करें 17 एचडीजी में से एचडीजी नंबर 8 जो है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, दैट ऑल्सो हैज वन ऑफ द सब टारगेट एज इरेडिकेशन ऑफ चाइल्ड लेबर। तो ओवरऑल तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 8 है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, उसके अंतर्गत आता है एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर एज वन ऑफ द टारगेट। कन्वेंशन 138 एंड 182 ऑफ आईएलओ के ऊपर यूपीएससी ने प्रश्न पूछा था, सीधा सा प्रश्न था, आप इसको अटेम्प्ट करें। यू मे सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। मेंस में आपसे ऐसा सवाल पूछा जा सकता है, चाइल्ड पॉलिसी क्या है और उससे रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, वो सब आप बता सकते हैं। तो एग्जामिन द मेन प्रोविजंस ऑफ नेशनल चाइल्ड पॉलिसी एंड थ्रो लाइट ऑन स्टेटस ऑफ इट्स इंप्लीमेंटेशन। 2016 में प्रश्न आया था यूपीएससी में, नेशनल चाइल्ड पॉलिसी लाया गया था 2013 में। तो मैंने ये पढ़ाया नहीं है नेशनल चाइल्ड पॉलिसी, तो एक बार आप हिंट्स देखने के बाद आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट मिनरल ऑयल एक्सप्लोरेशन नियर असम नागालैंड बॉर्डर। इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, एक ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट साइन हुआ है बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ असम एंड गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड। इस एग्रीमेंट की मदद से ऑयल, नेचुरल गैस एंड मिनरल एक्सप्लोरेशन किया जाएगा ऑन असम नागालैंड बाउंड्री एरियाज, बिकॉज दिस एरिया इज रिच इन ऑयल एंड नेचुरल गैस। इस ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट की मदद से नॉर्थ ईस्ट हाइड्रोकार्बन विजन 2030 को अटेन करने की कोशिश की जाएगी और नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर जो ऑयल एंड नेचुरल गैस प्रोडक्शन है उसको बूस्ट करने की कोशिश की जाएगी। दिस ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट वाज साइंड इन प्रेजेंस ऑफ यूनियन मिनिस्टर्स अमित शाह जी एंड हरदीप पुरी जी। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट रीसा। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। रीसा पूरा टाइटल हो सकता है रीसा टाइमलेस ट्राइबल। सी, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इन एसोसिएशन विथ ट्राइफेड, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ट्राइफेड, इट वर्क्स इन कोऑर्डिनेशन विथ मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। इसका काम होता है ट्राइबल प्रोडक्ट्स को कॉमर्शियलाइज करवाना ताकि ट्राइबल्स की इनकम बढ़े। दैट इज द गोल ऑफ ट्राइफेड। तो ट्राइफेड विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, इट हैज नाउ लॉन्च्ड अ डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म जिसका नाम है रीसा टाइमलेस ट्राइबल। रीसा टाइमलेस ट्राइबल, इट्स अ डेडिकेटेड प्रीमियम ब्रांड। व्हाट इज रीसा टाइमलेस ट्राइबल, वो समझते हैं। इट्स अ डेडिकेटेड प्रीमियम ब्रांड फॉर ट्राइबल टेक्सटाइल्स, एम्ब्रॉयडरीज एंड हैंडीक्राफ्ट। तो रीसा टाइमलेस ट्राइबल एक्चुअली में एक ब्रांड है जो लॉन्च करवाया है ट्राइफेड ने, विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। और ये रीसा टाइमलेस ट्राइबल जो ब्रांड है उसमें मेनली ट्राइबल टेक्सटाइल्स, एम्ब्रॉयडरीज और हैंडीक्राफ्ट्स को प्रमोट किया जाएगा। फर्स्ट फेज में 7 ट्राइबल टेक्सटाइल्स लॉन्च किए गए हैं अंडर रीसा टाइमलेस ट्राइबल ब्रांड। उन 7 टेक्सटाइल्स में से 2 असम से टेक्सटाइल्स हैं, ईरी सिल्क एंड मुगा सिल्क फ्रॉम असम। रीसा टाइमलेस ट्राइबल। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट एम्प्टी ओलंपिक लाइफ। छोटा सा टॉपिक है, ध्यान से समझ लीजिए, अगेन प्रीलिम्स में आ सकता है। देखिए, एक शिप जिसका नाम है एम्प्टी ओलंपिक लाइफ, ये आ रहा था यूएई के फुजियारा पोर्ट से भारत के कोची तक, और ये ला रहा था ऑयल, क्रूड ऑयल, ऑयल टैंकर था। भारत का शिप नहीं था, मार्शल आइलैंड फ्लैग्ड शिप था। तो ये जो मर्चेंट शिप्स होते हैं उनका ये काम होता है कि कोई भी अगर कमोडिटी डिलीवर करना है तो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, डिलीवर करते हैं। तो भारत में ऑयल ला रहा था, लेकिन भारत का शिप नहीं था, मार्शल आइलैंड फ्लैग्ड शिप था, वो भारत में आ रहा था फुजियारा ऑफ यूएई से क्रूड ऑयल लेकर के। जब ओमान कोस्ट के आगे बढ़ा तो एम्प्टी ओलंपिक लाइफ में थोड़ा सा एक्सप्लोजन हुआ। तो थोड़ा हुआ, मैसिव एक्सप्लोजन नहीं था। उसके एक्सप्लोजन के बाद उसके जो क्रू मेंबर्स हैं, क्रू मेंबर्स भी इंडियन नहीं थे, उनको पता चला कि एक मिसाइल दागा गया है उस एम्प्टी ओलंपिक लाइफ शिप के ऊपर, और उस मिसाइल अभी एक्सप्लोड नहीं हुआ है पूरी तरह से। अनएक्सप्लोडेड मिसाइल वॉर हेड जो है वो शिप में आकर के फंस गया है, वो कभी भी एक्सप्लोड हो सकता था। तो अब
इसकी इंफॉर्मेशन एमटी ओलंपिक लाइफ के क्रू मेंबर्स ने भेजी भारत के इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर ऑफ इंडियन ओशन रीजन को। भारत का ये जो इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर है इंडियन ओशन रीजन का, IFCIOR शॉर्ट में कहते हैं, ये लोकेटेड है गुरुग्राम में। इसका मेन काम है कि भारत के कोस्टल एरिया में जितने भी रडार्स लगे हैं उनका इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट करता रहता है इन रियल टाइम मैनर। तो बेसिकली गुरुग्राम में ये आप कह सकते हैं मेन पॉइंट है जहां पे भारत के कोस्टल एरिया में जितने भी रडार्स लगे हैं उनका इंफॉर्मेशन रियल टाइम बेसिस पे रिले होता रहता है। और अगर IFCIOR को कोई भी थ्रेट लगता है तो तुरंत इस इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करता है इंडियन नेवी को। तो इस पर्टिकुलर केस में IFCIOR की मदद से इंफॉर्मेशन भेजा गया इंडियन नेवी को कि ऐसा एक शिप है एमटी ओलंपिक लाइफ, उसके अंदर एक अनएक्सप्लोडेड मिसाइल वॉरहेड फंस गया है। फिर वो जब से कोची पहुंचा तो इंडियन नेवी ने फिर वो अनएक्सप्लोडेड मिसाइल को सेफली एक्सट्रैक्ट कर लिया है। दैट इज द न्यूज। टॉपिक के बेसिस पे प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। आसियान रीजनल फोरम से रिलेटेड कल हमने डिस्कशन किया था, वहां पे एक पॉइंट मुझे ऐड करना चाहिए एकदम प्रिसाइज तरीके से अगर देखा जाए तो, कि 26th आसियान मिनिस्ट्रियल मीटिंग में जो 1993 में हुआ था वहां फैसला किया गया कि हमें आसियान रीजनल फोरम बनाना है। लेकिन आसियान रीजनल फोरम का पहला जो इनॉग्रल सेशन हुआ वो 1994 में हुआ, इसलिए इस हिसाब से ये पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। आसियान रीजनल फोरम वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1994। ये बात मैंने कल बताई नहीं थी लेकिन अब मैंने नोट्स में अपडेट कर दिया है। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो जाता है, दूसरा स्टेटमेंट सही है। नहीं, दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है एक्चुअली। करेक्ट आंसर विल बी नीदर, क्योंकि आसियान रीजनल फोरम में आसियान मेंबर स्टेट्स हैं, डायलॉग पार्टनर्स हैं, और इसके अलावा देयर आर 6 पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज आल्सो। तो करेक्ट आंसर विल बी डी। आई विल रेक्टिफाई। उसके अलावा proposal discussed at SB subsidiary body 64 aims to increase the share of electricity in global final energy consumption from 20% to 35%. That is correct. The proposed electrification target encourages replacing direct fossil in sectors such as transport and cooking with electricity. That is also correct. India along with like-minded countries support the proposed global electrification target. No, this is wrong. India has opposed it actually. Coal Controller Organization major source of coal statistics वो भी ठीक है। प्रोग्रेस ऑफ कैप्टिव कोल एंड लिग्नाइट ब्लॉक्स वो भी देखता है। इट हियर्स एनी ऑब्जेक्शन टू द गवर्नमेंट नोटिफिकेशन। दैट इज ऑल्सो ट्रू। बट चौथा स्टेटमेंट सही नहीं है। इसका काम ये नहीं है कि देखना कि कंपनियों को टाइमली कोल डिलीवर हो। उसके अलावा कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो नॉट अ स्टैच्यूटरी बॉडी। स्टैच्यूटरी बॉडी नहीं है ये। जोजिला टनल से रिलेटेड पहला स्टेटमेंट सही है। जोजिला टनल इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड अंडर जोजिला पास अंडर श्रीनगर हाईवे, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट द टनल इज पार्ट ऑफ नेशनल हाईवे नंबर 1, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। जोजिला टनल इज यूनिडायरेक्शनल, यहां जाकर के स्टेटमेंट गलत हो जाता है, इट इज बाई डायरेक्शनल। से करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, क्योंकि यहां पूछा है कौन इसमें से इनकरेक्ट है। Sagittarius is the of course supermassive black hole at the center of Milky Way galaxy. That's all from our side for today. Thanks for watching.